सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम एक बेहद गहरे और प्राचीन भाषाई रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसके शब्द आपस में कैसे जुड़ते हैं। व्याकरण की भाषा में इसे सहमति या अग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ये अग्रीमेंट असल में काम कैसे करता है? प्राचीन भारतीय दर्शन, खासकर मीमांसा और व्याकरण के विद्वानों ने इस पर जो निष्पक्ष और बारीक चर्चा की है, आज हम उसी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए भाषा और वास्तविकता के इस उलझे हुए रिश्ते को सुलझाते हैं। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे कुछ मुख्य भागों में बांटा है। सबसे पहले समानाधिकरण की अवधारणा, फिर हम देखेंगे कि यह शब्द अर्थ या ज्ञान में से कहाँ घटित होता है। इसके बाद प्रस्तावित परिभाषाओं का खंडन, मीमांसकों के विचार, व्याकरणिक शक्तियाँ और प्रत्यय, और आखिर में बात करेंगे दार्शनिक वाद विवाद में आने वाले दोषों की। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, समानाधिकरण की अवधारणा, यानी इस मुख्य भाषाई रहस्य को परिभाषित करना। समानाधिकरणीय सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है वाक्य विन्यास संबंधी सहमति या सहसंदर्भ। सरल शब्दों में कहें तो जब दो या उससे ज्यादा शब्द एक ही वस्तु या आधार की तरफ इशारा करते हैं तो उसे समानाधिकरणीय कहते हैं। हम रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कहें नीला कमल, तो यहाँ नीला और कमल दोनों शब्द एक ही फूल की बात कर रहे हैं। लेकिन दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये यांत्रिक रूप से कैसे काम कर रहा है, ये प्राचीन भारतीय विचारकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली रही है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, शब्द अर्थ या ज्ञान, यानी इस सहमति या अग्रीमेंट के असली स्थान की पहचान करना। समानाधिकरणीय क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब दो शब्द आपस में अग्री करते हैं तो वो असल में किस चीज को साझा कर रहे होते हैं? क्या वो शब्द भौतिक रूप से आपस में जुड़ रहे हैं, या उनके अर्थ मिल रहे हैं, या फिर हमारे दिमाग में जो ज्ञान पैदा हो रहा है वो जुड़ रहा है? प्राचीन ग्रंथों में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर एक संभावना को पूरी तरह से परखा गया है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मूल ग्रंथ में मुख्य रूप से 4 विकल्प रखे गए हैं। पहला, क्या ये सहमति शब्दों के बीच है? दूसरा, क्या ये उन शब्दों को सुनकर हमारे दिमाग में उठने वाले ज्ञान यानी शब्द बुद्धि के बीच है? तीसरा, क्या ये बाहरी दुनिया के अर्थों के बीच है? या फिर चौथा, उन अर्थों से पैदा होने वाले बोध यानी अर्थ बुद्धि के बीच है? हम देखेंगे कि कैसे ग्रंथ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन चारों संभावनाओं की तार्किक परीक्षा करता है। और इसी के साथ हम आते हैं तीसरे भाग पर, प्रस्तावित परिभाषाओं का खंडन। यहाँ से हमारा द्वंद्वात्मक विश्लेषण शुरू होता है। अब समानाधिकरण को साबित करने के लिए 3 मुख्य परिभाषाएं दी गईं। चरण 1, एकार्थ समवाय, जिसका मतलब है 2 शब्दों का एक ही अर्थ में अंतर्निहित होना। चरण 2, एकार्थ प्रतिपादकत्व, यानी दोनों का मिलकर एक ही अर्थ को व्यक्त करना। और चरण 3, एक कार्यजनकत्व, यानी श्रोता के मन में एक ही प्रभाव या ज्ञान उत्पन्न करना। आइए देखते हैं कि कैसे प्राचीन तार्किक इन तीनों परिभाषाओं की एक एक करके धज्जियां उड़ाते हैं। मेरा मतलब है तार्किक रूप से उनका खंडन करते हैं। ये जो श्लोक हम देख रहे हैं, व्यंग्यस्तावत पृथक भूता पदार्था पदभेदता, ये दूसरी परिभाषा को खारिज करता है, जो थी एक ही अर्थ को व्यक्त करना। इसका तर्क बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। चूंकि शब्द अपने आप में अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा जो अर्थ व्यक्त किए जाएंगे वो भी अलग अलग ही होंगे, है ना? 2 बिल्कुल अलग शब्द पूरी तरह से एक ही अर्थ को कैसे बता सकते हैं? शब्दों का भेद हमेशा अर्थ के भेद को बनाए रखता है। अब इस अगले श्लोक पर गौर करते हैं, न चेक ज्ञान जननम भिन्नैस्ते क्रमवत्तिभिः। ये तीसरी परिभाषा को धराशायी करता है। यहाँ एक बहुत ही तार्किक बात कही गई है। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो हम शब्दों को एक के बाद एक यानी एक क्रम में बोलते हैं। तो जो शब्द अलग अलग हैं और एक क्रम में आ रहे हैं, वो एक साथ एक ही ज्ञान कैसे पैदा कर सकते हैं? तार्किक रूप से यह बिल्कुल असंभव है कि क्रमिक रूप से बोले गए अलग अलग शब्द एक ही समय में कोई एक तात्कालिक ज्ञान उत्पन्न कर दें। और लीजिए, इस श्लोक के साथ पहली परिभाषा भी ध्वस्त हो जाती है। यहाँ गाय और सफेद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। देखिए, गोत्व यानी गाय होने का गुण और शुक्लत्व यानी सफेद होने का गुण, ये दोनों पूरी तरह से अलग सार्वभौमिक गुण हैं।
तो ग्रंथ ये सवाल उठाता है कि इस बात का क्या सबूत है कि ये दो बिल्कुल स्वतंत्र गुण एक ही सटीक भौतिक स्थान में एक साथ रहते हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे दो अजनबी लोग बिना किसी सबूत के एक ही कमरे पर अपना हक जता रहे हों। तो कुल मिलाकर सहमति की ये तीनों प्रस्तावित परिभाषाएं तार्किक कसौटी पर फेल हो जाती हैं। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, मीमांसकों के विचार और आपत्तियां। यहाँ हम इस ज्ञान मीमांसीय बहस के एक दूसरे पहलू को देखेंगे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस सिद्धांतिक लड़ाई के बावजूद सभी दार्शनिक विचारधाराएं व्यावहारिक भाषा के इस्तेमाल पर सहमत है। मीमांसक एक बहुत ही जायज़ आपत्ति उठाते हैं। उनका कहना है कि जब हम गाय सफ़ेद है कहते हैं तो रोज़मर्रा के व्यवहार में ये व्याकरणिक सहमति बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। फिर इन तार्किक विकल्पों को इतनी बेरहमी से क्यों खारिज किया जा रहा है? वे इस अग्रीमेंट के अस्तित्व को नहीं नकारते, बल्कि इसके पीछे के जो अंतर्निहित तंत्र हैं बस उन पर सवाल उठाते हैं। इस आपत्ति को समझने के लिए हमें चर्चा के दो अलग अलग स्तरों को देखना होगा। एक तरफ है परमार्थ सत्य, यानी जहां सहमति का सैद्धांतिक अस्तित्व वास्तव में मौजूद हो सकता है, और दूसरी तरफ है व्यवहार काल, यानी वाद विवाद का समय। ग्रंथ इन तर्कों को इतनी कठोरता से इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि वो असलियत को नकारना चाहता है, बल्कि इसलिए ताकि वो इस तकनीकी बहस में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की अदालतों में वकील जिरह करते हैं। ये बौद्धिक द्वंद्व का एक बहुत ही उच्च स्तर है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, व्याकरणिक शक्तियां और प्रत्यय। इसमें हम क्रिया, संज्ञा और अभिव्यक्ति के तंत्र को समझेंगे। अब हम थोड़े व्याकरणिक तंत्र में गोता लगाते हैं। शब्दों की अभिव्यक्ति को समझने के लिए शक्ति और शक्तिमत के बीच का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। शक्ति का मतलब है वो अदृश्य क्षमता या बल जो किसी काम को करने का कारण बनता है, जबकि शक्तिमत वह वास्तविक कर्ता या चीज है जिसके अंदर वो क्षमता मौजूद है। ये बारीक अंतर इस पूरी बहस का केंद्र बिंदु है कि आखिर शब्द किसी क्रिया और कर्ता को व्यक्त कैसे करते हैं। संस्कृत व्याकरण में इसका एक बहुत ही सटीक तंत्र है। क्रियाओं के साथ तिंग प्रत्यय लगते हैं और संज्ञाओं के साथ कृत प्रत्यय, जैसे पाचक यानी पकाने वाला। मीमांसकों और वैयाकरणों के बीच इस बात को लेकर एक गहरी और निष्पक्ष बहस है कि क्या ये प्रत्यय केवल काम करने की शक्ति को दिखाते हैं या उस शक्ति को धारण करने वाले कर्ता यानी शक्तिमत को। ग्रंथ का तर्क बड़ा दिलचस्प है। अगर ये दोनों सिर्फ शक्ति को ही दर्शाते तो तिंग और कृत प्रत्यय व्याकरण में बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करते, लेकिन हम जानते हैं कि असलियत में ऐसा नहीं होता। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के अंतिम और छठे भाग पर, दार्शनिक वाद विवाद में दोष यानी तार्किक त्रुटियों का वर्गीकरण। प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र की कठोरता का कोई जवाब नहीं। ग्रंथ सिर्फ तर्कों को खारिज करके नहीं रुकता, बल्कि वो एकदम सटीकता से बताता है कि सामने वाले के तर्क में कौन सी तार्किक त्रुटि या दोष है। इस तालिका को देखिए। असिद्धत्व का मतलब है कि आपके तर्क का जो मूल आधार है वही साबित नहीं हुआ है। अनैकांतिकत्व तब होता है जब नियम हर जगह लागू न हो, जैसे एक ही आधार होने पर भी गाय और घोड़े के अर्थ में सहमति नहीं होती। फिर आता है साध्यावकलत्व, जहां आपका दिया गया उदाहरण ही आपकी बात साबित करने में फेल हो जाए। और अंत में विरुद्धत्व, जिसका मतलब है कि आपका तर्क आपके ही मूल सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है। यह सामने वाले के तर्कों को एक एक करके तोड़ने की एक बेहद व्यवस्थित और शानदार पद्धति है। इन भारी भरकम तार्किक दोषों को समझने के लिए ग्रंथ रोजमर्रा के उदाहरणों का सहारा लेता है, जैसे कि देवदत्त चावल पकाता है या देवदत्त और ओदन। इस बहुत ही साधारण से उदाहरण के जरिए ये टेस्ट किया जाता है कि व्याकरणिक संख्या और पकाने की जो सक्रिय शक्ति है वो देवदत्त नाम के उस व्यक्ति के अंदर मौजूद है या फिर पकाने की क्रिया के अंदर। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे प्राचीन विचारकों ने भाषा की अंतिम सीमाओं को परखने के लिए ऐसे आम जीवन के उदाहरणों का इस्तेमाल किया। और इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। संस्कृत व्याकरण के इस बारीक विश्लेषण ने हमें दिखाया है कि जिन शब्दों और अर्थों के जुड़ने को हम इतना स्वाभाविक मान लेते हैं, उसे तार्किक रूप से साबित करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया को लेकर हमारी जो समझ है या हमारी जो वास्तविकता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल भाषा द्वारा बुना गया एक भ्रम है, एक इल्यूजन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस गहरे विश्लेषणात्मक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।